तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ब्रिटिश भारत की भू राजस्व व्यवस्थाओं पर लगातार आप एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी वर्ष पूछा जाता है तो कभी जनक, तो कभी लागू किया हुआ क्षेत्र, और कई बार तो यह पूछा जाता है कि सरकार ने समझौता किससे किया था। इसलिए आज हम इस पूरे टॉपिक को पूरे कॉन्सेप्ट और प्रीलिम्स अप्रोच के साथ समझेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आसानी से हम हल कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने नई भू राजस्व व्यवस्था बनाई ही क्यों। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नियमित आय, यानी रेगुलर रेवेन्यू कहाँ से आए, सेना का खर्च कहाँ से निकलेगा, प्रशासन का संचालन कैसे होगा, और इंग्लैंड को धन भेजने के लिए कंपनी को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिससे हर साल निश्चित रूप से राजस्व मिलता रहे। लेकिन पूरे भारत में खेती और भूमि व्यवस्था एक जैसी नहीं थी। कहीं जमींदार प्रभावशाली थे तो कहीं किसान सीधे खेती करते थे, तो कहीं पूरा गांव सामूहिक रूप से भूमि का प्रबंधन करता था। इसलिए अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार 3 अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की, जिसमें सबसे पहले थी अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था और उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था। तो आज हम इन्हीं तीनों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अस्थाई बंदोबस्त से। इसे परमानेंट सेटलमेंट या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और यह व्यवस्था जो थी ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों, प्रीलिम्स में वर्ष और जनक दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। अब प्रश्न आता है कि यह व्यवस्था लागू कहाँ की गई थी। तो इसका सीधा उत्तर है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अर्थात बिहार के लगभग 19% भूभाग में। अब इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अंग्रेजों ने किसानों से सीधे कर लेने के बजाय जमींदारों से समझौता किया। अर्थात जो सरकार थी वो किसानों के बीच सरकार और किसानों के बीच कोई मध्यस्थ था तो वो जमींदार था, और जमींदार जो थे वो किसानों से लगान वसूल करते थे और सरकार को एक निश्चित राजस्व देते थे। और इसी कारण यदि परीक्षा में पूछा जाए कि किस व्यवस्था में सरकार का समझौता जमींदारों से हुआ था, तो ध्यान रखना अस्थाई बंदोबस्त। इसमें सरकार का हिस्सा जो होता था वो 10/11 भाग होता था, और जमींदार का जो हिस्सा होता था वो 1/11 भाग होता था। और इस व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण नाम था सूर्यास्त कानून, यानी सनसेट लॉ। इसके अनुसार यदि जमींदार सूर्यास्त तक सरकार का राजस्व जमा नहीं करता है तो उसका जमीन नीलाम या जब्त की जा सकती है। इसलिए सनसेट लॉ जो थी वो देखते ही आपके मन में अस्थायी बंदोबस्त आ जाना चाहिए। और इसका रीज़न यही था कि यदि जमींदार सूर्यास्त तक सरकार का राजस्व जमा नहीं करता तो उसकी ज़मीन नीलाम या जब्त की जा सकती है। अब दोस्तों, अंग्रेजों ने देखा कि दक्षिण भारत में जमींदारों का प्रभाव कम था और अधिकांश जो किसान थे वो स्वयं खेती करते थे, इसलिए वहाँ जमींदारी के माध्यम से कर वसूलना व्यवहारिक नहीं था। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था लागू की जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी सिस्टम, जो ये व्यवस्था थी इसकी शुरुआत 1820 में हुई थी, और इसके जो जनक थे वो कर्नल रीड तथा थॉमस मुनरो माने जाते हैं। एग्जाम में आपको रैयत का अर्थ भी पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रैयत का अर्थ होता है किसान। और यही इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जहां अस्थायी बंदोबस्त में सरकार ने जमींदारों से समझौता किया था, वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों से समझौता किया था। इसमें कोई जमींदार की भूमिका नहीं थी। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि यदि मैक्सिमम उम्मीद है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ही आएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का समझौता किसानों से होता था, तो ये कथन बिल्कुल ही सही होगा। और यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास, बम्बई और असम में लागू की गई, और लगभग 51% जो भूभाग था इसके अंतर्गत आया। दोस्तों, बम्बई से इस व्यवस्था को 1825 में थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि बम्बई में लागू हुआ था 1825 में थॉमस मुनरो द्वारा, और जबकि ऐसे शुरू किया गया था
1820 में। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों से भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर पूरे गांव से जुड़ा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने वहां एक तीसरी व्यवस्था लागू की, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महालवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत थी, इसकी भी शुरुआत 1820 में ही हुई थी। इसके जनक जो थे वो हॉल्ट मैकेंजी माने जाते हैं, जबकि बाद में मार्टिन बर्ड ने इसे व्यवस्थित रूप से लागू कर दिया। अब महालवाड़ी व्यवस्था में जो महाल शब्द आता है, इसका अर्थ होता है गांव या गांवों का समूह, और यही इस व्यवस्था की पहचान भी थी। इस व्यवस्था में सरकार ने न तो केवल जमींदार से समझौता किया और न ही केवल किसानों से। सरकार ने पूरे गांव को एक इकाई मानते हुए गांव के मुखिया या महाल के प्रतिनिधि से सामूहिक समझौता किया, और ये जो व्यवस्था थी वो अवध, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी, तथा लगभग 30% भूभाग के अंतर्गत, मतलब जो लगभग 30% जो भारत का भूभाग था वो इस व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि किस व्यवस्था में सरकार का समझौता गांव या महाल के मुखिया से होता था, तो उत्तर होगा महालवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों, अब तक आपने अंग्रेजों ने जो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार 3 अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की गई थी, इसके बारे में जाना। जहाँ जमींदार प्रभावी थे वहाँ अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जहाँ किसान सीधा खेती करते थे वहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई, और जहाँ पूरे गांव की सामूहिक व्यवस्था थी वहाँ महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो आपको ध्यान रखना है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, उसमें जमींदार थे और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। और 1820 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें किसान थे, और मद्रास, बम्बई और असम प्रांत में लागू किया गया। और 1820 में ही हॉल्ट मैकेंजी प्लस मार्टिन बर्ड थे महालवाड़ी व्यवस्था, और वहाँ पे गांव या महाल का मुखिया होता था, और अवध, मध्य प्रांत, पंजाब में इन चीज़ों को, मतलब ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसको लागू किया गया। दोस्तों, ब्रिटिश भारत की जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, इससे एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सिविल सर्विसेज मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको वहीं पे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।